देखो भाई सेक्शन 15 में क्या होता है बेसिकली हमने अभी बात की है रूल नंबर 15(4) की। 15(1) तो हमने देख लिया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में वीओस निकालना है हमने सेक्शन 15 में। सबसे पहले 15(1) देखा ट्रांजैक्शन वैल्यू, बायर सेलर शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15(2) में हमने 5 चीज़ें ऐड कर ली। क्या क्या ऐड कर लिए? पहले तो ऐसे टैक्स जो कि सब्सिट्यूट नहीं हुए जीएसटी के अंदर। दूसरा, सप्लायर का खर्चा जो बायर पे कर रहे हैं, है ना। तीसरा, इंटरेस्ट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सॉरी, ठीक है, जैसे पैकिंग वगैरह हो गया। चौथा, इंटरेस्ट पेनल्टी हो गया, वो ऐड कर देना है। और लास्ट, सब्सिडी जो गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है लेकिन वो माइनस करते जा रहा है, कहते नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, ऐड कर दो उसको। तो ये 5 चीज़ें जो तुमने उसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 15(3) ने क्या बोला? 2 चीज़ें माइनस कर देना। कौन सी? प्री सप्लाई डिस्काउंट या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किस मतलब कैशबैक देता है, तो उस केस में बात की है कि वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अगर नहीं लेता है, अगर नहीं मांगता है पैसा, तो बेटा उस केस में कोई दिक्कत नहीं, वो आईटीसी पूरा क्लेम कर लेगा। लेकिन डिस्काउंट के बाद वो बंदा कहता है, जो बायर है वो कहता है कि भैया मुझे तो डिस्काउंट मिला है, मैंने तो कम पैसे पे हुए हैं, तो मुझे तुम मेरा टैक्स वापस करो जो मैंने एक्सेस में टैक्स पे किया है। रुको, तो जो एक्सेस में टैक्स पे किया है वो तो मुझे वापस कर दो। ठीक है, वो कहता है ठीक है वापस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं टैक्स वापस कर दूंगा। ठीक है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए वो कहता है, बायर कह रहा है भैया मैंने तो पैसा कम ही, मैंने पैसे पहले ज़्यादा पे किया था, तुमने मुझे कैशबैक दे दिया है, ये तो दे दिया है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पैसे दिए, इसकी पेमेंट की थी ज़्यादा, तो उस समय मैंने तुम्हें जीएसटी भी ज़्यादा पे किया था, जीएसटी वापस करो मेरा। तो सप्लायर कहता है हाय, उसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हें आईटी से मिल ही जाएगा ना उस चीज़ का। कहता है नहीं, मुझे वापस चाहिए। कहता ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपना जीएसटी जितना अमाउंट का मैं तुम्हें कैशबैक दिए उतनी अमाउंट का जीएसटी तुम्हें वापस रिटर्न कर देता हूँ, लेकिन इनवाइस तो मैं नहीं बना नहीं सकता हूँ, इनवाइस में तो कटिंग हो नहीं सकती, तो मैं तुम्हें इसके लिए सप्लीमेंट्री इनवाइस इशू करूँगा। इस सप्लीमेंट्री इनवाइस को क्या कहते हैं यहाँ पर? क्रेडिट नोट। सप्लायर देता है ये हमेशा क्रेडिट नोट। कहता है ये सुन तू बायर, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करिए, उसको क्रेडिट मतलब क्रेडिट कर लियो। ठीक है, और एक डेबिट नोट भी होता है, वो कहता है सैलरी इशू करता है बायर को, ए बायर तो अपने बुक्स अकाउंट में माइनस कर लियो, डेबिट कर लियो और पैसा मुझे दे दियो। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होते हैं जब पैसा लेना होता है या देना होता है। ठीक है, जीएसटी का पैसा लेना ही देना होता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब उसने इशू कर दिया है किसको? सप्लायर को क्रेडिट नोट, और बात हो गई सेटल। ठीक है, लेकिन उसको बोल देता है कि बेटा सुन लियो बायर, तो सुनियो, अब मैं तुझे क्रेडिट नोट दे रहा हूँ ना, तो ये पैसा तू आईटीसी में क्लेम नहीं करियो, जो पहले जो ज़्यादा पैसा ऑलरेडी आईटीसी में चला गया था वो तू आईटीसी में क्लेम मत कर लियो। ठीक है, वो कहता ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब ये कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 15(4) पे आ जाते हैं, वो रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक लेके जाते हैं। 31A भी आ गया इसके अंदर अभी एक। ठीक है, तो 15(1) में अगर कुछ नहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल पाती है, मान लो प्राइस एक सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस में कुछ पैसा भी दे रहा है, कुछ गिफ्ट भी दे रहा है साथ में, या फिर बायर और सेलर आर रिलेटेड पार्टी, तो उस केस में क्या होता है कि कैसे निकालें हम ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो बातें फिर रूल नंबर 27 से लेकर 31 के बीच में चलती है। 15(4) में देखो पहले केस में क्या होता है कि रूल नंबर 27 में जाता है, कहता है कि प्राइस इज़ नॉट द सोल कंसिडरेशन, कुछ पैसा दिए और कुछ साथ में गिफ्ट दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होते हैं क्या होते हैं हमारे, इसमें प्रॉपर ऑफिसर होते हैं इसमें। ठीक है, जो भी ऑफिसर होते हैं, प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, कहते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर कि तो फेयर मार्केट वैल्यू देख लो उस चीज़ की। वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू तो नहीं मिल रही है, कहते कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जो गुड्स साथ में दिए ना, साथ में गुड्स दिए, प्राइस दिए प्लस साथ में गुड्स दिए, तो गुड्स का इन काइंड देख ले, कोई मिल रहा है तो उसको देख ले और ऐड कर दिए तो प्राइस के साथ। कहता वो भी नहीं मिल रहा है, कहता कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जो गुड्स सप्लाई किया ना तूने उसका वो सिमिलर आइटम देख ले, सिमिलर आइटम का प्राइस देख ले, ठीक है, वो प्राइस ले ले। कहता वो भी नहीं मिल रहा है, कहते कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो रूल नंबर 30 के पास चला जाइए। कहाँ चला जाइए? रूल नंबर 30 के पास चला जाइएगा, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो निकालेगा तो वो ले लियो। ठीक है, उसके बेसिस पे तो टैक्स खींच लियो और गवर्नमेंट को पे कर दियो। टैक्स खींचता ही है ना, सप्लायर ही पे करता है ना। अगर एफसीए में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो सप्लायर ही टैक्स खींच के, रिसीवर से खींच के गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा, तो कहता है ठीक है, तो वो टैक्स खींच के फिर सरकार को पे कर दिया।
पहली बात तो है कि बंदा ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन बोल दिया, मान लो उसने बोला कि मुझे पता नहीं है प्राइस, मान लो कुछ टोकरी वगैरह जो हाथ की बनी हुई टोकरी होती है वो कहता है मुझे नहीं पता इसका कॉस्ट पर एक्चुअल कितना है, ठीक है, इन काइंड में भी नहीं मिल रही ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो उस केस में सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम निकालेंगे। फिर वो रूल नंबर 30-31 में हम देखते हैं कि कैसे सरकार निकालती है फिर उस चीज़ को। पहले तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी कि रूल नंबर 28 में, रूल नंबर 28 हमें ले जाता है शेड्यूल, कहाँ पर ले जाता है, शेड्यूल 1 पर ले जाता है, जिसमें कि है 4 पैरा है। एक्चुअली ये है सेक्शन 7(1)(c) स्मॉल सी, 7(1) स्मॉल सी, जिसमें कि 7 पैरा हैं। एक्चुअली शेड्यूल 1 के ही 4 पैरे हैं जो बताते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन भी कैसे सप्लाई बन जाती है, ठीक है। 4 चीज़ें थी इसमें। तो एक था कि बिज़नेस एसेट है जो आपने ख़रीदा है, जिसका ITC आप क्लेम कर चुके हैं और उसको आप विदाउट कंसिडरेशन आगे परमानेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उस केस में वो भी क्या बन जाता है, हमारा सप्लाई बन जाती है, टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा हमने बात किया था कि रिलेटेड पार्टी के बीच में जब सप्लाई करते हैं तो क्या होता था, एक तो होता था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, देखो एम्प्लॉयर को कर रहा है, सर्विस दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो तो नेगेटिव लिस्ट में आ गया, शेड्यूल 3 में आ गया था। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है ना, विदाउट कंसिडरेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता था, उस केस में क्या होता था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता था तो उस केस में क्या होता था, विदाउट कंसिडरेशन होता था। तो सरकार कहती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50,000 तक तुम्हें एग्जम्पशन दे देंगे, उसके बाद का टैक्सेबल हो जाएगा। और इसमें ही रिलेटेड पार्टी में एक और बात थी कि विदाउट कंसिडरेशन हमारी बातें हुई थी, दूसरी बातें हुई थी कि हमारा हेडक्वार्टर जो है वो अपने कौन सी ब्रांच को, हेडक्वार्टर और ब्रांच के बीच में हमने बात की थी। हेडक्वार्टर जो अपने ब्रांच ऑफिस को, हेडक्वार्टर ब्रांच ऑफिस के साथ कुछ सप्लाई कर रहा है तो वो विदाउट कंसिडरेशन होता है, लेकिन वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। ये हमने सेकंड नंबर का पैरा पढ़ा था। पैरा नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल टू सेलिंग एजेंट या फिर बाइंग एजेंट टू प्रिंसिपल के बीच में सप्लाई होती है, विदाउट कंसिडरेशन होती है, लेकिन वो भी सप्लाई मानी जाएगी। और चौथा हमने पढ़ा था इंपोर्ट के केस में, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं आप कोई चीज़ को, विदाउट कंसिडरेशन करते हैं, लेकिन आप फर्दर से बिजनेस कर रहे होते हैं, इसका मतलब रिलेटेड पार्टी से आप कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटेड पार्टी से करें तो सरकार कहती है बेटा वो भी टैक्सेबल मानी जाएगी, वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। ये 4 केस पढ़े थे हमने 7(1)(c) में या शेड्यूल 3 में, शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है ये, शेड्यूल 1 में, ठीक है। अभी यहाँ पर जो होता है 28 में वही बात हो रही है कि दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई कर रहा है, वो विदाउट कंसिडरेशन है, गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, गिफ्ट दे रहे हैं। तो कहते हैं इस केस में कैसे उसकी वैल्यू निकालें, 50,000 भी एग्जम्पशन है, लेकिन निकाल कैसे वैल्यू की निकाल कैसे होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इन काइंड निकाल, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो, नहीं अवेलेबल है तो इन काइंड निकालो, और तब भी नहीं मिलती है। ये 2 ही चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो निकालो सबसे पहले फेयर मार्केट वाले, दूसरे निकालो इन काइंड। अगर वो नहीं मिल, इन काइंड मतलब सिमिलर चीज़, इन काइंड नहीं सिमिलर, तो या तो फेयर मार्केट वाली या तो सिमिलर चीज़ मिलती है तो ठीक है उसका प्राइस लो, नहीं तो रूल नंबर 30 के पास चले जाना, ठीक है। उसके बाद इसमें ये 28 में बता दिया। 29 जो नंबर रूल नंबर है वो है हमारा किस पर्पज़ के लिए, वो पैरा नंबर 3 शेड्यूल 1 का पैरा नंबर शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 3 से ही बोल रहे हो, या 7(1)(c) का पैरा नंबर 3, एक ही बात है। तो उसकी बात है, उसमें क्या होता है प्रिंसिपल टू सेलिंग एजेंट या सेलिंग बाइंग एजेंट टू प्रिंसिपल, उसके बीच के वैल्यू कैसे निकालें, उसके बीच की वैल्यू कैसे निकालें, ये प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच की वैल्यू कैसे निकालें कि ये सप्लाई प्रिंसिपल ने एजेंट को कितने पैसे पे किए, क्योंकि यहाँ तो कंसिडरेशन नील थी। तो कहते कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा करो, ये जो ए ने वाई को सप्लाई किया है ना, ए ने वाई को सप्लाई किया तो कुछ पैसे भी किए, ठीक है। और इसने ए के पास जो चीज़ थी उसका फेयर मार्केट वैल्यू भी पता है तुम्हें, है ना, इसका फेयर मार्केट वैल्यू है मान लो 50, और तुमने इसको आगे सप्लाई किया था 55 रुपये में, ठीक है। तो ऐसा करो, ये तो फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ो पहले 50, और दूसरी वैल्यू पकड़ो जो उसने सप्लाई की है कितनी 55, उसका ले लो 90%, जो आगे 49.5, इसमें से जो लोअर होगी ना, जैसे 49.5 आ गई, वही मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने एजेंट को उतनी वैल्यू पर सप्लाई किया है, ठीक है। अगर फिर भी इसमें तुम नहीं निकाल पा रहे हो, कोई नहीं निकाल पा रहे तो चले जाना रूल नंबर 30 के पास, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। रूल नंबर 30 क्या कहते हैं कि बेटा कहीं से नहीं निकाल पा रहे हो, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस तुम्हें पता ही होता है, कॉस्ट प्राइस तुम्हें पता ही होगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता होगा, नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग कह लो उसको, जो भी है मतलब कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तुम्हें पता ही होगा, तो उसका 110% ले लो, यानी 10% प्रॉफिट रख के हम सोचेंगे 10% प्रॉफिट है
वही अगर तुमने आगे उस पर सप्लाई किया है वही हम मान लेंगे। ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक है, तो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इससे भी फेल हो गया रूल कि नहीं पता, हमें कॉस्ट प्राइस ही नहीं पता, क्योंकि हम ऐसे टोकरी बनवाते थे, ऐसे बंदों से बनवाते थे, वो अपने आप बनाते थे, वो बहुत रेयर चीज़ें हैं। कहते हम नहीं निकाल सकते, कहते कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, रूल नंबर 31 कहते हैं डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर आएगा, वही निकालेगा फिर अपने बेस्ट जजमेंट से। ठीक है, तो वो निकल आएगा, कहते कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नया रूल आ गया, रूल नंबर 31A, वो कहता है कि बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस के केस में, इसके केस में वैल्यू सप्लाई कैसे निकालनी है वो बता देते हैं हम कैसे निकालनी है। पहले तो देखो तुम, एक तो होती है हमारा बैटिंग, इसके लिए क्या होते हैं, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी वगैरह होती है, उसको पहले निकालो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, या फिर जो कंसिडरेशन या प्राइस है नोटिफाइड बाय दी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, उसमें से जो भी हायर वैल्यू होगी ना उसको पकड़ लो, उसका 100/128 कर दो, 100/128 कर दो, वही तुम्हारी वैल्यू सप्लाई बन जाएगी इन केस ऑफ दिस बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के केस में। ठीक है, तो ये हो गया 31A। तो ये कहता है हमारा 15(4). ठीक है, अगर कहीं पर भी नहीं निकल रही है तो रूल पकड़ लो, मतलब 15(1) में अगर आप नहीं निकाल पा रहे ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी बायर सेलर रिलेटेड पार्टी बन रहे हैं, रिलेटेड पार्टी बन जा रहे हैं, या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं बन रही, तो आप इस तरह से वैल्यू सप्लाई निकालोगे। वहाँ रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक जाएंगे, तो नया रूल आ गया 31A। ठीक है, ओके। इसके साथ ही 15(5) भी है, रूल नंबर 32 to 33। बेटा ये तो रूल मैंने किया नहीं है, रूल नंबर 32 to 33, बस यहीं तक मैंने किया। ठीक है।